नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनीत शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ संपत्ति की अवधारणा। विद्यार्थियों, ये तीसरा वीडियो जिसमें हम आज समझेंगे कि संपत्ति की समकालीन अवधारणा यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को पढ़ा था, हमने हॉबहाउस के सिद्धांत को भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संपत्ति की समकालीन अवधारणा क्या है। विद्यार्थियों, उत्पादन कार्य में व्यक्ति के योगदान के लिए जो प्रतिफल मिलता है उसे वेतन मजदूरी पुरस्कार कहते हैं। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में श्रमिकों की मजदूरी आमतौर पर मांग और पूर्ति की शक्तियों को निर्धारित करती है, पर अब सभी देशों में श्रमिकों, संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किए गए हैं। ये अधिनियम किसी भी कारखाना, औद्योगिक प्रतिष्ठान, परिवहन सेवा, खान खदान, वर्कशॉप, इन सभी में नियुक्ति सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। वेतनमान तय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति का निर्वाह ठीक ढंग से हो सके और निर्वाह स्तर के संबंध में कोई पक्का नियम नहीं है। निर्वाह का मतलब कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो उसको उस वेतन से वह प्राप्त कर पाए। इसका संबंध देश के भौतिक साधनों से है। बीमारी, मृत्यु, चोट, क्षति की स्थिति में श्रमिकों को मुआवजा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी लोकतांत्रिक देशों में जन कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की जाती है। इंग्लैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है आदि देशों में बेरोजगार व्यक्ति को बेकारी भत्ता मिलता है। भारत में वृद्ध लोगों के लिए कई गैर सरकारी संगठनों ने वृद्धाश्रम या अस्पताल बनाए हैं। उनके रखरखाव के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2005 में भारतीय संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पारित भी किया था और पिछले करीब 2 दशकों से अधिकांश देशों में उदारीकरण का दौर जारी है और जिससे राज्य की भूमिका कुछ मंद पड़ती जा रही है। सभी देशों ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और तीव्र विकास के लिए नई औद्योगिक नीतियां घोषित की हैं, पर विकासशील देशों में दुर्भाग्य से बेरोजगारी, अपर्याप्त पोषण, बीमारियां और निरक्षरता अभी भी अधिकांश जनसंख्या को जकड़े हुए हैं और इन समस्याओं को दूर करने में सरकार को और अधिक शक्ति लगानी है, जिसकी वजह से आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है, अर्थात कल्याणकारी बन गई है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं संपत्ति की सामाजिक लोकतांत्रिक अवधारणा जिसमें हम लॉस्की के विचारों को देखते हैं। संपत्ति की समकालीन अवधारणा यह है बच्चों कि जमीन, मकान, उत्पादन के भौतिक साधन, कल कारखाने व्यक्ति का स्वामित्व बना रहे इन पर। साथ ही राज्य को भी यह अधिकार दिया गया कि वह निजी हाथों में संपत्ति के संकेंद्रीकरण पर रोक लगा सके, मतलब उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, उसका विकेंद्रीकरण हो। इस सिद्धांत में उत्पादन, समाजवाद दोनों का संगम आवश्यक है। उदारवाद भी होना चाहिए, समाजवाद भी स्थापित होना चाहिए। हॉबहाउस ने व्यक्ति की आवश्यकता, समाज के प्रति उसके दायित्व दोनों पर प्रकाश डाला। हेरन लास्की के जो विचार हैं उन पर उदारवाद और समाजवाद दोनों की ही स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि उस पर मार्क्सवाद का रंग चढ़ गया है और उसकी यह मनोदशा बहुत लंबे समय तक नहीं रही है। आखिरकार हृदय से वह एक लोकतंत्रवादी भी था, इसलिए उसका विश्वास था कि लोकतंत्र के खंभों पर ही एक स्थायी जनसमाजवादी भवन खड़ा रह सकता है। उसकी संपत्ति संबंधी अवधारणा का हम निम्न शीर्षकों पर इसका अध्ययन करेंगे। तो लोकतंत्र के खंभों पर एक स्थायी समाजवादी भवन खड़ा रह सकता है, इसके अंतर्गत ही सभी विचार जो हैं लास्की के इसके अंतर्गत समाहित हैं। सबसे पहले बात आती है निजी संपत्ति का समर्थन। लास्की ने संपत्ति की अवधारणा को स्वाभाविक रूप से गलत नहीं माना है। व्यक्ति को उन वस्तुओं पर स्वामित्व रखने का अधिकार है जो उसके सर्वोच्च विकास के लिए जरूरी है। यदि व्यक्ति परिश्रम द्वारा संपत्ति का अर्जन करता है तो उसे उसका उपभोग करने की भी पूरी आजादी यानी स्वतंत्रता प्राप्त है। एक डॉक्टर है, एक नाविक है, आविष्कारक है, गणितज्ञ है, कलाकार है, राजमिस्त्री है, ये सभी समाज के लिए उपयोगी कार्य में संलग्न होते हैं। अन्य अनेक वर्गों के लोग भी उपयोगी सेवाएं जुटाने का कार्य करते हैं। खान है, खदान है, तेल है, अलग क्षेत्र हैं, तेल क्षेत्र हैं, बगान है, परिवहन सेवाओं से जुड़े सभी लोग जो हैं ऐसे धंधों में लगे हुए हैं जो समाज द्वारा मान्य है। इनकी संपत्ति उनके परिश्रम का प्रतिफल है, इसलिए उन्हें अपने श्रम से अर्जित संपत्ति को रखने और उसका उपयोग करने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। ये अनुचित बिल्कुल भी नहीं है, परंतु लास्की ने निजी हाथों में संपत्ति के संकेंद्रीकरण का समर्थन नहीं किया है कि निजी संपत्ति जो है अत्यधिक मात्रा में एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाए। उसने पूंजीवादी प्रणाली के कई दोषों को भी गिनाया है।
तो पूंजीवादी प्रणाली के दोषों के बारे में उसने बताया है कि पूंजीवादी प्रणाली आर्थिक दृष्टि से दोषपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से पूंजीवाद के दोष बताए हैं। पहली बात उसने बताई कि इस प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन बिना किसी नियोजन के होता है, बिना किसी प्लानिंग के होता है और किसी चीज़ का उत्पादन आवश्यकता से बहुत ज़्यादा हो जाता है और किसी का आवश्यकता से बहुत कम होता है। और अच्छा ये है कि खेतों को किसानों के बीच बांट दिया जाए और किसान आपस में मिलकर सहकारी खेती करें। मतलब 2 या 2 से अधिक खेतों को आपस में मिलाकर के यदि वह खेती करता है तो निश्चित रूप से उत्पादन भी उचित मात्रा में होता है और मेहनत भी कम लगती है। और इसी प्रकार कारखानों का भी श्रमिकों को सौंप दिया जाए और इससे एक समतावादी समाज की स्थापना हो पाएगी और उससे श्रमिक जो है और अधिक अच्छी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर पाएंगे। दूसरी बात उसमें आती है कि उत्तराधिकार के दोषपूर्ण नियमों के कारण ये संभव हो गया है कि उद्योगों का प्रबंध ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है जो प्रबंध की दक्षता नहीं रखते हैं और सिर्फ इसलिए उद्योगों को संभाल रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी या उनके जो पूर्वज हैं उद्योगपति हैं, हम उद्योगपति की संतान हैं। तीसरी बात आती है कि पूंजीवादी प्रणाली ने ही साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी युद्धों को भी जन्म दिया है। तो ये पूंजीवादी प्रणाली के कुछ आर्थिक दोष जो इसने बताए, लास्की जी ने बताए हैं, वो काफ़ी उचित दिखाई देते हैं कि प्लानिंग से कार्य नहीं होता है और उत्तराधिकार के संबंध में दोषपूर्ण व्यवस्था है और पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत साम्राज्यवादी जो युद्ध है वो जन्म लेते हैं। दूसरी बात आती है पूंजीवादी प्रणाली नैतिक दृष्टि से दोषपूर्ण है। नैतिक दृष्टि से पूंजीवादी प्रणाली के कुछ दोष बताए हैं। इस प्रणाली से मनुष्य के आचरण में दंभ, असहिष्णुता, बेईमानी और दूसरे कई दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और ये प्रणाली समाज में निकम्मे और पराश्रय लोगों को जन्म देती है। जमींदार, जागीरदार, बड़े बड़े उद्योगपति बिना किसी मेहनत के बहुत सी संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। तीसरी बात आती है इस दलील में भी कोई खास वजह नहीं है कि संपत्तिवान वर्ग दीन दुखियों की सेवा करता है और लास्की ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि समाज के कमजोर वर्ग को अमीरों की कृपा पर क्यों छोड़ा जाए। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की सुविधाएं जुटाना राज्य का दायित्व है। तीसरी बात आती है पूंजीवादी प्रणाली राजनीतिक दृष्टि से भी दोषपूर्ण है। अंत में लास्की का यह कहना है कि पूंजीवाद के कारण सभी राजनीतिक संस्थाओं पर धनी लोगों का प्रभुत्व कायम हो गया, इसलिए राज्य केवल पूंजीपति वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है, इसी वर्ग के हितों का संरक्षण भी करता है। मतलब पूंजीवादी प्रणाली जो है राजनीतिक दृष्टि से दोषपूर्ण है क्योंकि राजनीति में आने वाले लोगों का संरक्षण प्रदान करता है और उन्हीं के माध्यम से अपने हितों को ध्यान में रखकर वे कानूनों का निर्माण भी करवाता है। गरीब किसान मजदूर यदि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करे तो पूंजीपति वर्ग पुलिस और सेना के जरिए उनके आंदोलनों को दबा देते हैं, कुचल देते हैं। तो ये निजी संपत्ति के लास्की ने कुछ दोष बताए हैं, पूंजीवाद से कुछ दोष बताए हैं। इसके बाद बात करता है पैतृक और कार्यविहीन संपत्ति पर। जहां तक पैतृक या कार्यविहीन संपत्ति का प्रश्न है उसके उन्मूलन से ही एक न्यायसंगत समाज का निर्माण होता है। जो व्यक्ति बाप दादा की संपत्ति पर मौज मना रहे होते हैं वे पराश्रित जोंक की तरह होते हैं। जैसे कि जोंक को हटाना बहुत मुश्किल होता है, उसी तरीके से वह होते हैं, बिना परिश्रम के वे जोंक की तरह चिपक जाते हैं। जब मेहनतकश जनता दूसरों को बिना कुछ किए मौज बनाते हुए देखती है तो इससे उसकी श्रम के प्रति आस्था का आघात पहुंचता है, चोट पहुंचती है। पर प्रश्न ये उठता है बच्चों की इस संपत्ति का उन्मूलन कैसे होगा? क्या सरकार संपत्ति का अधिग्रहण कर ले या संपत्ति के स्वामी को बिल्कुल भी कोई मुआवजा नहीं दे? लास्की इस विचारधारा का खंडन करता है और उसने ये कहा है कि मैकियावेली ने इस शब्द में उद्धृत किया है इस बात को कि लोग संपत्ति की हानि के मुकाबले अपने सगे संबंधियों की मृत्यु को ज्यादा आसानी से भूल जाते हैं। संपत्ति को नहीं भूल पाते लेकिन सगे संबंधियों की मृत्यु को तुरंत वह भुला देते हैं। इसलिए उसने संपत्ति के स्वामी को मुआवजा दिए जाने का सुझाव रखा है और यह मुआवजा वार्षिक पेंशन के रूप में दिया जाना चाहिए। संपत्ति के वर्तमान स्वामी की मृत्यु के बाद उसके वंशजों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अर्थात संपत्ति के वर्तमान स्वामी को इतनी आय की अवश्य गारंटी दी जानी चाहिए कि जिससे कि वह लगभग उसी तरह का जीवन जी सके जैसा कि वह संपत्ति के अधिग्रहण से पहले जीवन जीता था। अब बात आती है औद्योगिक संगठन का सिद्धांत। लास्की कहता है कि सभी उद्योग धंधों का तुरंत राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। पहले केवल वे धंधे, वे व्यापार, वे व्यवसाय राज्यों के स्वामित्व में आने चाहिए जो काफी विकसित हो चुके हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर चलाया जा सकता है। आधारभूत उद्योग जो हैं को राज्य तुरंत अपने नियंत्रण में ले सकता है, जैसे कि रेलवे है, डाकघर है, प्रसारण विभाग है, विद्युत निर्माण है, बैंक है, सड़क है, परिवहन बीमा कंपनियां हैं, कोयला है, खनिज और खदानें हैं। उसके बाद तेल है, साबुन, कागज आदि उद्योगों पर अधिकार किया जाए।
समाजवाद की में आशा रखने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने विचारों का प्रचार करें। समाजवादी दल का गठन करके लोकतांत्रिक साधनों से सत्ता हथियाए। समाजवाद को लाने में समय अवश्य लगेगा, पर समाजवादी कार्यक्रम की सफलता निश्चित है। जहां तक उन उद्योगों के संगठनों का प्रश्न है जिन्हें सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, लास्की ने कुछ इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी बताए हैं। पहला सिद्धांत उसमें बताया कि मजदूर वर्ग सरकारी कर्मचारियों का रूप ग्रहण कर लेगा। सरकार द्वारा उन्हें उतना वेतन अवश्य देगा जितने की उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं जो है पूरी हो सके। दूसरी बात वो कहता है कि उत्पादन जो है मुनाफे के लिए न होकर उपभोग के लिए होना चाहिए। मतलब मुनाफा या लाभ इतना आवश्यक नहीं है, हमारे लिए आवश्यकता है, हमारा जितना उपभोग कर सकते हैं उतना ही उत्पादन होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। राज्य यह तय करेगा कि अमुक चीज कितनी मात्रा में उत्पन्न की जाए, मतलब उसका उत्पादन कितना किया जाए, यह राज्य तय करेगा। श्रमिकों के कार्य घंटे निश्चित किए जाने चाहिए। उन्हें शिक्षा, आवास और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उसी प्रकार से उद्योग धंधे निजी हाथों में हैं, उनके लिए लास्की ने कुछ और मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए हैं। इसमें पहली बात आती है औद्योगिक क्षेत्रों में स्वशासन की स्थापना पर बल दिया है, और राज्य उद्योगों के प्रबंध और मजदूरों व अन्य कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए। दूसरी बात वो करता है कि निजी उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए, और पूंजीपतियों को यह अधिकार नहीं होगा कि वे श्रमिकों का शोषण कर सकें। क्या मतलब हुआ? औद्योगिक क्षेत्र में स्वशासन की स्थापना पर बल दिया। उसमें उद्योगों में अपना खुद का स्वयं का शासन होना चाहिए, उसमें कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा, निजी उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे कि वे अपनी आवश्यकताओं का भरण पोषण कर सके, आवश्यकताओं को जुटा सके। तीसरी बात वो कहता है कि पूंजी के स्वामी को उसकी पूंजी के बदले एक निश्चित लाभांश प्राप्त होना चाहिए, असीमित मुनाफा नहीं। अर्थात उद्योगों पर अब कोई प्रभाव नियंत्रण नहीं होगा, कंपनी की पूंजी में भी हिस्सेदारी होगी और उन्हें अपनी पूंजी के बदले एक निश्चित लाभांश भी अदा किया जाएगा। अब बात आती है पुरस्कार और प्रतिफल का सिद्धांत की। लास्की कहता है कि हम उन सभी सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाए जो उन दिनों प्रचलित थे। क्या प्रचलित थे? इनमें से सबसे पहले बात आती है मांग और पूर्ति की। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी वास्तव में मांग और पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। लास्की ने इस सिद्धांत का मजदूरों के हितों के विरुद्ध ठहराया, क्योंकि पूंजीपति बहुत कम वेतन पर श्रमिकों से बहुत ज्यादा काम लेते हैं। और दूसरा सिद्धांत आय की समानता पर बल देता है। ये सिद्धांत भी दोषपूर्ण है, क्योंकि असमान कार्य के लिए समान वेतन कैसे दिया जा सकता है। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाए और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाए। इस सिद्धांत को लागू करने में भी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, क्योंकि उसकी क्षमता को कैसे माना जाएगा, कैसे मापा जाएगा, उसकी जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा। दो व्यक्ति यदि एक सा काम करते हैं तो उनमें से एक यदि 3 बच्चों का बाप है जबकि दूसरा 8-10 बच्चों का है, तो दूसरे व्यक्ति की जरूरतें निश्चित ही बहुत ज्यादा होंगी। ऐसी स्थिति में वेतनमान का निर्धारण आप कैसे कर पाओगे? किसी भी व्यक्ति की सनक का भार राज्य क्यों उठाए? वेतन या मजदूरी का निर्धारण तो औसत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, व्यक्ति की निराली जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि इन सब सिद्धांतों के विश्लेषण के बाद लास्की इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पारिश्रमिक की दर जो है इतनी होनी चाहिए कि व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा व्यवस्था है, ये सभी जो है वो पूरी हो जाए और अपने जीवन को वह एक कलापूर्ण और सुरुचिपूर्ण जीवन के रूप में व्यतीत कर पाए। लास्की मूलतः एक उदारवादी विचारक है। उसके उदारवाद में समाजवाद का भी कुछ अंश देखने को मिलता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फासिस्ट ताकतों के पतन के बाद भी लोकतंत्र में लास्की की गहरी निष्ठा थी, और उसे यह लगने भी लगा था कि लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है। लास्की का ये विश्लेषण कितना ठीक था, किसका अनुमान जो है 1989, 1990, 1991 की घटनाओं से लगाया जा सकता है। जो पूर्वी यूरोप, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि देश जैसे सोवियत रूस में कम्युनिज्म के पतन का एक बड़ा कारण यह रहा कि सर्वत्र नौकरशाही का दबदबा हो गया और लोकतांत्रिक संस्थाएं कुंठित कर दी गई, और नागरिकों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि कारखाने के मैनेजर, पार्टी के बड़े नेता और अफसरशाही के बीच क्या साठगांठ चल रही है, क्या घुसपैठ चल रही है। ये सब चीजें उन्हें पता ही नहीं चलती थी।
निष्कर्ष के रूप में विद्यार्थियों हम यही कह सकते हैं कि संपत्ति के विषय में लॉस्की की जो विचारधारा है वो निरंतर परिवर्तन का दौर उसमें बना रहा और निजी संपत्ति का समर्थन भी करता है और विरोध भी करता है वो, और उसने लोकतांत्रिक समाजवाद की पुष्टि की और कुछ समय के लिए मार्क्सवाद को भी उसने अपनाया। वास्तव में 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में भारी उथल पुथल के भी वर्ष रहे और एक और तो सोवियत रूस कम्युनिस्ट व्यवस्था को मजबूत बनाने में लगा हुआ और दूसरी तरफ वह फासिस्ट ताकतें दुनिया को निगल जाने का प्रयास कर रही। तीसरी तरफ अमेरिका पश्चिमी यूरोप के कुछ राष्ट्र जी जान से अपने उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षण में जुटे रहे और ऐसी स्थिति में मामूली सा विचलन बड़ा स्वाभाविक रहा। और चूंकि लास्की जो है किसी भी स्थिति में व्यक्ति की गरिमा और उसके अधिकारों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए आखिरकार उसने लोकतांत्रिक समाजवाद का ही समर्थन किया और लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में लास्की के विचारों को बखूबी समझा जाता है, पहचाना जाता है और इसी के आधार पर उनकी काफी प्रसिद्धि भी है। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों ये वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम संपत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।